पीएम मोदी ने थामी एंटी ड्रोन गन। वहीं पीओके में चीन को कूदना पड़ा महंगा। 24 घंटे में भारत ने लिया बदला। दोस्तों, डिफेंस एक्सपो 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में एक ऐसी गन उठाई थी जिसमें कोई नली यानी कि बैरल नहीं था। इस गन को बनाने वाली कंपनी ने इसका पहला सेट भारतीय सेना को सौंप दिया है, लेकिन बिना नली वाली गन का उपयोग किया है। क्यों पीएम मोदी ने इस गन के बारे में पूछा? क्या उन्होंने इस गन को चलाकर देखा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस गन को बनाता है गुरुत्वा सिस्टम। इस गन का नाम है द्रोणम। ये एक अकाउंट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो इसे एंटी ड्रोन गन बुला सकते हैं। द्रोणम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर सिस्टम है जो घुसपैठ करने वाले ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है। इसमें ओमनी डायरेक्शनल कवरेज की सुविधा है। इसे डिसमाउंटेड या माउंटेड ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिस्टम को एक स्काईफाई गन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन के जीएनएसएस कंट्रोल, वीडियो और टेलीमेट्री सिग्नल को जाम कर देता है। अक्सर ये खबर आती है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन सीमाई इलाकों में उड़ते दिखाई दिए। कई बार हमारी सेना ने इन ड्रोन्स को मार गिराया है। जांच में कई बार पता चला कि ये ड्रोन पाकिस्तान से आया। सीमा के पास रहने वाले निवासी भी इस बात को पुख्ता करते हैं कि उस पार से ड्रोन आते हैं और उड़ान भी भरते हैं। कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम दो तरीके से काम करता है। पहला सॉफ्ट किल, यानी कि किसी भी ड्रोन के संचार लिंक को तोड़ देना, यानी ड्रोन को जिस रिमोट या कंट्रोल से उड़ाया जाए उससे ड्रोन का संपर्क तोड़ देना। इससे ड्रोन दिशाहीन होकर गिर जाता है। उसे चलाने वाले का संपर्क टूट जाता है। ड्रोन किसी काम का नहीं रहता। दूसरा हार्ड किल, यानी कि इस काउंटर ड्रोन सिस्टम की रेंज में आते ही उस पर लेजर हथियार से हमला किया जाता है। लेजर हमले से ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाते हैं, वो जल जाता है। ये लेजर सिस्टम बिना किसी धमाके के ही ड्रोन को मार गिराता है, यानी इसकी रेंज में आते ही दुश्मन का ड्रोन या तो गिर जाएगा या फिर गिरा दिया जाएगा। तो दोस्तों, भारत की द्रोणम गन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत की विदेश नीति पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बदल चुकी है। न कि केवल भारतीय विदेश नीति पहले के मुकाबले थोड़ी आक्रामक हुई, बल्कि भारत प्रोएक्टिव होकर काफी कदम उठाता है जिससे भारतीय हितों को सुरक्षित रखा जा सके और वैश्विक स्तर पर हमारी रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो, जिसके तहत भारत ने काफी बड़ा निर्णय लिया। दरअसल भारत ये योजना बना रहा है कि हम अगले साल होने वाली G20 की कुछ मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में भी करवाएंगे, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है और बकायदा अपने नक्शे पर भी दर्शाता है। हालांकि इस बात में कोई भी शक नहीं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और वहां रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर प्रोपेगेंडा करता है, बिल्कुल वैसे ही चीन अरुणाचल प्रदेश पर प्रोपेगेंडा करता है, जिसे देखते हुए अगर भारत अरुणाचल प्रदेश में G20 की कुछ मीटिंग करा देता है तो यह चीन के प्रोपेगेंडा को अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। हालांकि दोस्तों, चीन G20 का एक सदस्य देश है, इसलिए देखना काफी रोचक होगा कि चीन इसके ऊपर किस तरह के रिएक्शन देता है। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन के खिलाफ अब तक उठाया गया शायद यह भारत का सबसे बड़ा कदम है। इस साल ही भारत को इंडोनेशिया ने G20 की प्रेसिडेंसी सौंपी है, जिसे भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर से हासिल कर लेगा और G20 की मुख्य मीटिंग अगले साल यानी कि 2023 के नवंबर में होने वाली है, जो कि नई दिल्ली में होगी। लेकिन इस 1 साल के समय के बीच में भी लगभग 200 से ज्यादा मीटिंग होने वाली है, जिसके तहत G20 देशों के मंत्री और सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भारत आएंगे, जिसे देखते हुए ये बात भी साफ हो जाती है कि अगला साल यानी कि 2023 भारत के लिए विश्व स्तरीय बैठक और मीटिंग से भरा होने वाला है, जिसके लिए भारत को अभी से तैयारियां शुरू कर देनी होगी और भारत इसके ऊपर काफी तेजी से काम कर भी रहा है। ऐसे में भारत द्वारा G20 की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में रखना अब तक का भारत का सबसे बड़ा कदम है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत चीन के खिलाफ अब आक्रामक नीति को अपनाना शुरू कर चुका है। जब भारत ने इस बात का ऐलान किया था कि हम G20 की कुछ मीटिंग जम्मू कश्मीर में भी करवाएंगे, तभी पाकिस्तान और चीन ने इस मुद्दे पर अपने कान खड़े कर लिए थे। साथ ही दोनों ही देश भारत पर अपनी पैनी नजर टिका चुके हैं, ताकि जैसे ही उन्हें मौका मिले ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके इस बात को साबित कर सकें कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित नहीं है और वहां पर G20 की समिट आयोजित करना अच्छा निर्णय नहीं होगा।
हालांकि दोस्तों ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से झूठा है और जम्मू कश्मीर मौजूदा समय में एक काफी शांत और सुरक्षित जगह बन चुका है, जहां पर कई देशों के प्रतिनिधि भी यात्रा करने आ चुके हैं और कई मिलियन डॉलर का निवेश किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तर पर लाया जा सके और इस इलाके में विकास की रफ्तार को बढ़ावा मिले। लेकिन जिस तरीके से भारत अपनी विदेश नीति में बड़े बदलाव कर रहा है और G20 की प्रेसिडेंसी जैसे सुनहरे मौके का इस्तेमाल काफी अच्छी तरह से कर रहा है, इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि पूरी दुनिया भारतीय विदेश नीति और भारत की क्षमता को साफ तौर पर देख सकती है कि कैसे भारत मौजूदा समय में एक बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली देश बनकर सामने आ रहा है, जो कि हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ और ये खबर भारत और यूएई की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जो कि भारत और यूएई के संबंधों को मजबूत करने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खास करके मौजूदा वैश्विक समीकरण में यह दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जिस तरह से भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के साथ साथ ऊर्जा का मुद्दा भी काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है, वहीं ऐसे में यूएई के विदेश मंत्री का भारत दौरा इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि यूएई भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत रखना चाहता है ताकि किसी भी हालात में दोनों देशों के संबंधों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, खास करके एक ऐसे समय पर जब ऑयल प्राइस का मुद्दा अपने चरम पर पहुंचने वाला है और बहुत जल्द एनर्जी के बाजार में उथल पुथल मच सकती है, जिसे देखते हुए भारत और यूएई के संबंधों का मजबूत रहना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत भी यही चाहता है कि यूएई के साथ हमारे संबंध मजबूत रहे, क्योंकि यूएई भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। भारत और यूएई के मजबूत संबंध आने वाले समय में एक दूसरे को काफी सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि अगर वैश्विक मंदी के हालात भी आते हैं तो भी दोनों देश एक दूसरे की मदद से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल लेंगे। क्योंकि हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से साल 2023 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी परेशानी भरा होने वाला है। ऐसे में भारत और यूएई का एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छा कदम है। लेकिन आपके हिसाब से भारत द्वारा G20 की कुछ मीटिंग को अरुणाचल प्रदेश में कराने का फैसला सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।